बात को समझने से लोग जानबूझकर भी कई बार आंखें बंद कर रहे हैं। वो ये है कि ये मानना कि किसी लीक का, एग्जामिनेशन लीक का, परीक्षा में हुई धांधली का, प्रवेश में हुई धांधली का सब पर बराबर प्रभाव पड़ता है, ये झूठ बात है। जो लीक करा सकते हैं वो इस बार लीक ना भी करा पाए तो अब उन्हें एक रास्ता पता है कि 1 करोड़ में एडमिशन लेने से ज्यादा अच्छा है 20 लाख में पेपर लीक करा लो। और एक डेमोक्रेसी में जब किसी का भरोसा टूटता है, युवाओं का भरोसा टूटता है, तब लोकतंत्र का बचा रहना लगभग असंभव होता है। ये अब बाकायदा कॉरपोरेट जगत और दूसरे लोग बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स के नाम पर या दूसरे तरीकों से ऐसे रास्ते खोज रहे हैं ताकि अपने लिए सूटेबल लोगों को इन जगहों तक पहुंचा सके। नहीं, और मजेदार बात है कि जिस व्यक्ति को इसकी जांच की जिम्मेदारी दी जा रही है वही इस परीक्षा को करने के लिए जिम्मेदार भी है। जो बार बार अपने विद्यार्थियों, अपने बच्चों को कहते हैं कि आपको कैंपस की राजनीति से दूर रहना, क्योंकि सच्चाई ये है कि अब उन बच्चों पर जो मार पड़ रही है उसके खिलाफ भी कैंपस की यही आवाजें खड़ी हो रही हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण बात है और मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ कि आपने इन तमाम, अगर हम इस संख्या को केवल 24 लाख माने, जबकि मूल संख्या बहुत ज़्यादा है, और 24 लाख परिवारों में 1 करोड़ 20 लाख लोगों में अलग अलग किस्म की हताशा, नैराश्य और परेशानी फैली। मैं जब से यह परीक्षा का मामला सामने आया है इसे काफ़ी गहराई से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। अलग अलग जगहों पर मैंने अपनी बात रखी है। इसमें मुझे 2 बातें खास तौर से महत्वपूर्ण दिखाई। पहली बात, हम देखते हैं कि जिस एजेंसी को यह काम दिया गया है वह एजेंसी एक के बाद एक परीक्षाओं में और सामान्यतः भी यह सिद्ध कर रही है कि वह इस काम के लिए एक उपयुक्त, योग्य एजेंसी नहीं है। न केवल वह अपने जो उनका स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से योग्य नहीं है, न केवल उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो 24 लाख लोगों की शुचितापूर्ण परीक्षा कर सके, बल्कि जिस स्ट्रक्चर के तहत इस एजेंसी को बनाया गया वह स्ट्रक्चर भी इनइक्विप्ड है। आप राष्ट्रीय महत्व की परीक्षाएं एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड सोसाइटी को नहीं दे सकते। देश का विभाग भी ये नहीं कर रहा है, बोर्ड नहीं कर रहा है, कमीशन नहीं कर रहा है। आप जानते हैं, जो लोग थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं वे जानते हैं कि बोर्ड के पास, डिपार्टमेंट के पास, कमीशन के पास ज़्यादा अधिकार होते हैं, उसकी ज़्यादा जवाबदेही होती है, उसमें ज़्यादा पारदर्शिता होती है। लेकिन जब आप एक सोसाइटी बनाते हैं तो मुझे बार बार याद आता है पीएम केयर। आपको याद होगा कि पीएम केयर, बावजूद प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड होने के बावजूद एक पीएम केयर नाम की संस्था बनाई गई और चूंकि उसके साथ प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा हुआ था तो जाने अनजाने, चाहकर अनचाहे करोड़ों रुपया, अरबों रुपया उस पीएम केयर में दिया गया। और जब पीएम केयर से पूछा गया कि वो पैसा कहाँ है तो उन्होंने कहा हम नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि हम सरकार के विभाग नहीं हैं, हम पर जवाबदेही लागू नहीं होती, हम सीएजी से ऑडिट नहीं कराएंगे, हम आरटीआई के तहत आपको जानकारियां नहीं देंगे। लगभग ऐसी स्थिति, उससे थोड़ी कम लेकिन वैसी स्थिति हम एनटीए के मामले में भी देखते हैं। दिस एजेंसी इज एडमिनिस्ट्रेटिवली नॉट एम्पावर्ड इनफ टू कंडक्ट ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन। ये पहली बात। दूसरा, जिस बात को समझने से लोग जानबूझकर भी कई बार आंखें बंद कर रहे हैं वो ये है कि ये मानना कि किसी लीक का, एग्जामिनेशन लीक का, परीक्षा में हुई धांधली का, प्रवेश में हुई धांधली का सब पर बराबर प्रभाव पड़ता है, ये झूठ बात है। इस बात को ढंग से समझना पड़ेगा कि इनका अलग अलग तबकों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जो लीक करा सकते हैं वो इस बार लीक ना भी करा पाए हो तो अब उन्हें एक रास्ता पता है कि 1 करोड़ में एडमिशन लेने से ज़्यादा अच्छा है 20 लाख में पेपर लीक करा लो।
यानी कि जो हैव्स हैं, जिनके पास ताकत है, जिनके पास संसाधन है, जो मुख्यधारा के लोग हैं, वो इस लीक के बावजूद अपने बच्चों को शायद एडमिशन दिला पाएंगे। लेकिन वे बच्चे जिनके पास एकमात्र उम्मीद एक शुचितापूर्ण परीक्षा थी कि ईमानदारी से अगर परीक्षा होगी, ईमानदारी से वो मेहनत करेंगे तो वे इस तक पहुंच सकते हैं। वो अपने सपनों को, वो किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में जहां की फ़ीस कम होती है वहां पर एडमिशन ले सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, डेंटल सर्जन बन सकते हैं। अब उनका यह भरोसा टूट गया। और एक डेमोक्रेसी में जब किसी का भरोसा टूटता है, युवाओं का भरोसा टूटता है, तब लोकतंत्र का बचा रहना लगभग असंभव हो जाता है। तो दो चीज़ें हो रही हैं। पहली बात, इसका वंचित तबके पर, स्त्रियों पर, एससीज पर, एसटीज पर, अन्य माइनॉरिटीज पर डिस्प्रपोर्शनेटली ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। मैं यूपीएससी की परीक्षाओं को निकटता से देखता हूँ। पिछले कुछ सालों से जब युवाओं को ये समझ में आया कि, खासतौर से मान लीजिए माइनॉरिटीज़ के युवाओं को समझ में आया कि अगर उन्हें मुख्यधारा में कोई हिस्सा चाहिए तो अब उन्हें ब्यूरोक्रेसी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। और वो विद्यार्थियों ने एकजुट होकर कोशिश करना शुरू किया और उनके 10-12 अभी उनकी आबादी के अनुपात में नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इस साल जब उनको 50 सिलेक्शन मिले तो सारे देश में हल्ला ये मचाया गया मानो ये वंचित वर्ग, माइनॉरिटीज़, अक़लियत उनसे कुछ छीन के ले जा रहे हैं। यानी कि जब एक शुचितापूर्ण परीक्षा होती है तो जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उसके पास भी थोड़ी सी उम्मीद रहती है कि वह अपने सपनों को पूरा कर सकता है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि उनसे यह उम्मीद छीनी जा रही है। हालांकि मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो मेरी तो समझ में यही नहीं आता कि एक विविध देश में ऐसी केंद्रीकृत परीक्षा क्यों चाहिए। हमारे पास अलग अलग राज्यों की अलग अलग ज़रूरतें हैं। शिक्षा एक कंकरेंट सब्जेक्ट, समवर्ती सूची का विषय, यानी राज्यों के पास यह तय करने का हक होना चाहिए कि उनके विद्यार्थी, उनके राज्य के जो नागरिक हैं, वो किस प्रकार के डॉक्टर्स को चाहते हैं, किस प्रकार के इंजीनियर्स को चाहते हैं। राज्य अपनी विधानसभाओं में ये तय कर पाए और फिर हमारे पास कोई भी एग्जामिनेशन इतना हाई स्टेक एग्जामिनेशन ना रह जाए। अब नीट या जेईई या यूपीएससी इतना हाई स्टेक एग्जामिनेशन बना दिया गया है कि अब बाकायदा कॉरपोरेट जगत और दूसरे लोग बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स के नाम पर या दूसरे तरीकों से ऐसे रास्ते खोज रहे हैं ताकि अपने लिए सूटेबल लोगों को इन जगहों तक पहुंचा सकें। अनलेस वी अनडू दिस डिज़ाइन, हमारे लिए इस देश के युवाओं के सपनों को बचा पाना मुश्किल है। यानी कि अब सवाल है कि किया जाए। अभी तो इमीडिएटली हमें कुछ फौरी इंतजाम सरकार से मांग करनी चाहिए। बस कम से कम इस परीक्षा को दोबारा करना तो एक बेसिक मिनिमम है। सरकार की ऑडेसिटी ये है कि तमाम प्रमाण सामने होने के बावजूद वे इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि वास्तव में धांधली हुई है। ये कई जगह से दिखाई दे रहा है। ये आपको उस डेटा से दिखाई दे रहा है जो रिजल्ट का डेटा है। आप देख रहे हैं जिस तरह से टॉपर्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे हम लोग जब एक शिक्षक होने के नाते हम जानते हैं कि किसी भी परीक्षा में एक बेल कर्व आती है, यानी कि बहुत थोड़े से लोग होते हैं जिनके बहुत कम नंबर होते हैं, बहुत थोड़े से लोग होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं, बाकी एक औसत में होते हैं। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि डिस्टॉर्टेड बेल कर्व, एक बेल कर्व आ रही है और उसके बाद एक अलग से एक इमारत आ रही है जिसमें पता लग रहा है 67 लोग 720 में से 720 लाए, जो फिजिक्स में एक नंबर लाए थे। हम देख रहे हैं कि कुल मिलाकर अगर 2000 के करीब लोग ऐसे हैं, 2000 के करीब लोग जिनके इस बार 700 से ज़्यादा नंबर, जिस बात का कोई लॉजिक नहीं है। इसका मतलब एक संकेत तो हमें परिणाम से मिल रहा है, दूसरा संकेत हमें बिहार से में हो रही जो इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग की जो जांच चल रही है उससे भी मिल रहा है। हम देख रहे हैं गुजरात से भी ऐसे समाचार आ रहे हैं। यानी कि हमारे पास दोनों तरह के प्रमाण हैं कि परीक्षा शुचितापूर्ण तरीके से नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद सरकार इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और मजेदार बात है कि जिस व्यक्ति को इसकी जांच की जिम्मेदारी दी जा रही है वही इस परीक्षा को करने के लिए जिम्मेदार भी है।
प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो कि एक बिल्कुल साधारण सी बात है कि आप अपने ही मामले में जांच नहीं करेंगे, आप अपने ही मामले में फैसला नहीं करेंगे, आप यहाँ पर जांच भी करेंगे और फैसला भी करेंगे, विच इज़ ऑब्वियसली अ वायलेशन। सो इन अदर वर्ड्स हम देख रहे हैं कि सारी दाल काली है। चूँकि ये सारी दाल काली है, इसलिए हमें फिर से रसोई में जाना चाहिए, हमें कम से कम इमीडिएटली रीनीट करना चाहिए, लेकिन हमें उन मेजर जो सिस्टमिक चेंजेस हैं उनके लिए भी दबाव बनाना चाहिए, जिसमें हाई स्टेक एग्जामिनेशंस कम किए जाएं, जिसमें शुचितापूर्ण परीक्षाएं सुनिश्चित की जाएं, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को, पब्लिक फंडेड प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को बेटर किया जाए, ताकि कोचिंग सेंटर्स की ज़रूरत खत्म हो, वो अप्रासंगिक हो जाए। अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो हम इस तरह की गलतियों को, इस तरह की शर्मनाक स्थितियों को हर साल भुगतने के लिए मजबूर हैं। विद दिस आई विल क्लोज। थैंक यू वेरी मच।